हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। आज अपन कर रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग का लेक्चर नंबर 4। आज के इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर के आगे जो हमने पढ़ाई थी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। अपने प्रीवियस लेक्चर में तो भैया हमने बहुत सारा कंटेंट पढ़ा था, 3 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। उसमें हम लोग आधे से ज़्यादा टॉपिक मैटर इन आवर सराउंडिंग का कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था मैटर के बारे में, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, मैटर के पार्टिकल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े थे, एवोपोरेशन पढ़ा था, सब्लिमेशन पढ़ा था, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स पढ़े थे, फैक्टर्स पढ़े थे एवोपोरेशन के, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक कवर किए थे। आज का इस लेक्चर में भैया क्या पढ़ाएंगे आप? आज के लेक्चर की बात कीजिए तो आज का लेक्चर आता है आपके सामने। क्या शुरू करने वाले हैं? तो स्टेट्स ऑफ मैटर जो हमने पढ़ाया था उसमें हमने बताया था 5 स्टेट्स होती हैं, जिसमें से मैंने बेसिक आपको 3 स्टेट्स बताई थी जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है। 4th और 5th स्टेट मैंने बताया था चैप्टर के लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हाँ, आज के इस टॉपिक में अपन यही बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 4th एंड 5th स्टेट ऑफ मैटर एंड देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर हम लोग जो टेम्परेचर स्केल्स पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन या केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना, इन पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वीडियो में मज़ा आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं भैया स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, जैसा कि हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि मैटर की कितनी स्टेट होती हैं, 5 स्टेट होती है, जिसमें हम लोग बेसिक चर्चा कर चुके थे 3 स्टेट के बारे में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में सारी चीज़ें देख ली थी। 4th स्टेट जो इसकी होती है हमने बताया था वहाँ पे नाम, 4th स्टेट होती है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा जो लेके आए थे वो आए थे क्रुक्स साहब। कौन आए थे? सर विलियम क्रुक्स। सर विलियम क्रुक्स ने इसकी सबसे पहले डिस्कवरी की थी, इसके बारे में स्टडी की थी। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगाया कि जब किसी गैस को बहुत ही ज़्यादा हीट कर दिया जाता है तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयंस में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको इन्होंने नाम दिया था आयोनाइज्ड गैस। इसके बाद हमारे आइंस्टीन साहब आए, उन्होंने क्या किया, इसके बारे में थोड़ी सी और डिस्कवरी की और इसका नाम प्लाज्मा रख दिया, ठीक है। प्लाज्मा इसका नाम हुआ। तो ये जो 4th स्टेट बनी, ठीक है, तो वो विलियम साहब ने सबसे पहले देखा था, विलियम क्रुक्स साहब ने, उन्होंने यही बातें बताई थी, ठीक है। और इसका नाम क्या बताया था? प्लाज्मा। एक स्टेट बनती है जब हम किसी गैस को क्या करते हैं, आयोनाइज करते हैं, या फिर उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं कि उनके मॉलिक्यूल्स आयन में चेंज हो जाते हैं, तो हमको एक स्टेट मिलती है जिसका नाम है प्लाज्मा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे डेफिनेशन होती है, इट इज़ अ हॉट आयोनाइज्ड गैस consisting equal number of positively charged ions and negatively charged electron, ठीक है। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें, अब देखिए ये डेफिनेशन क्या है, ये जो पॉजिटिवली लिखा है, निगेटिवली लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है हमने इसकी, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म होती है, इस तरीके से लिखते हैं हम लोग पॉजिटिवली और निगेटिवली को, ठीक है, इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए डेफिनेशन क्या बोली, डेफिनेशन बोली इट इज़ अ हॉट आयोनाइज्ड गैस, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हॉट यानी कि बहुत ही हाई टेम्परेचर वाली गैस होती है, ठीक है, जो किसके फॉर्म में होती है? आयन के फॉर्म में। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जो प्लाज्मा स्टेट होती है और जो गैसियस स्टेट होती है वो एक होती है, लेकिन गैसियस स्टेट एक अलग चीज़ होती है, प्लाज्मा स्टेट एक अलग चीज़ होती है। प्लाज्मा हमको तब मिलती है जब हम गैस को हाईली टेम्परेचर देते हैं, उसको आयोनाइज्ड करते हैं, ठीक है। प्लाज्मा स्टेट्स में हमारे आयन होते हैं, जबकि गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं।
ठीक है। तो ये सारा डिफरेंस होता है। तो ये हमारी एक हॉट आयोनाइज्ड गैस होती है और इसमें खासियत क्या होती है, इसमें खासियत ये होती है कि इसमें जितने नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, यानी जितने कैटायन होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज को हम लोग बोलते हैं कैटायन। देखिए अब जब कोई भी मॉलिक्यूल्स आयन में टूटता है ना, तो वो प्लस के आयन्स में टूटता है और माइनस के आयन्स में टूटता है, ठीक है। ये केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा छोटे जब 8-7 में हमने पढ़ा होगा, ये माइनस प्लस का साइन देखा होगा तो थोड़ा सा घबराए होंगे, लेकिन इससे घबराना नहीं है। आप लोग जब पढ़ेंगे रिएक्शंस के बारे में हायर क्लासेस में थोड़ा सा, तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जब भी कोई मॉलिक्यूल्स टूटता, मान लीजिए जब हम लोग ये जो हमारा वाटर होता है उसका फॉर्मूला जो होता है ये H2O होता है, ठीक है, केमिकल फार्मूला। तो जब इसको हम लोग आयोनाइज्ड करते हैं तो ये H प्लस और OH माइनस में टूटता है, यानी इसका जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ये इसमें टूटता है, ठीक है, H प्लस एंड OH माइनस में। तो यहाँ पे ये जो प्लस साइन होता है ये पॉजिटिव आयंस को दिखाता है और निगेटिव आयंस को दिखाता है। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव आयन भी होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसका एग्जाम्पल होता है हमारा, जैसे मान लीजिए जो एग्जाम्पल लाइटनिंग हो गया, ठीक है, जो हमारे नेचर में लाइटनिंग होती है, जब बारिश होती है तो वहाँ पे देखिए बिजली चमकती है, तो वो सारी लाइटनिंग जो होती है उसमें जो स्टेट्स पाई जाती है वो प्लाज्मा स्टेट्स ही पाई जाती है। स्टार्स की जो लाइट होती है, ठीक है, एक्सेट्रा। जैसे अगर हम लोग बात कर लें इसके और एग्जांपल की, तो जैसे जो हमारी LEDs आती हैं, इसमें जो पिक्सल लगा हुआ होता है, जो स्क्रीन होती है, ठीक है, वो उसमें भी प्लाज्मा स्टेट्स का यूज़ होता है, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और अगर हम लोग बात कर लें इसमें थोड़ा सा, हाँ बस, और सारी एक्सेट्रा लगा दिया, इसके अंदर सारी आ गई, ठीक है। बस इतने सारे आप लोग एग्जाम्पल याद करिएगा, ये डेफिनेशन लिखिएगा, आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे, ठीक। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की। तो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है इसका। जो मेन बेसिक यूज़ है ना हमारा स्टेट ऑफ मैटर में, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस है। इसके बारे में हम लोग डीप में आगे भी पढ़ते हैं। प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अभी नई बनाई गई हैं, मतलब कि जल्दी ही ढूंढी गई। इससे पहले 3 ही स्टेट हम लोग देखते थे। वैसे तो यूनिवर्स में 18 स्टेट्स होती है मैटर की, ठीक है, याद रखिएगा कितनी, 18 स्टेट्स होती हैं, लेकिन फिफ्थ स्टेट आपके बुक में, NCERT बुक में, ठीक है, इंक्लूडेड है, इस वजह से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं बात कर लेता हूँ इसकी फिफ्थ स्टेट की। तो इसकी फिफ्थ स्टेट होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या होती है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब कंडेंसेट का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन टर्म सुना है? नहीं सुना है तो अभी आप अपना नेक्स्ट लेक्चर जब पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जब आप लोग पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसमें आप लोग पढ़ेंगे कंडेंसेशन प्रोसेस के बारे में। उसमें क्या होता है, बेसिकली जो हमारा वेपर फॉर्म होता है, जब उसको कूल डाउन किया जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है, ठीक है। वो प्रोसेस जो होती है, जब हम किसी भी गैसियस फॉर्म को या फिर किसी भी वेपर फॉर्म को जब लिक्विड फॉर्म में कूल करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो वो प्रोसेस हमारी कंडेंसेशन कहलाती है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे इसके अंदर क्या होगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन मैं लिखवा रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। इसकी डेफिनेशन लिखिए, इट इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर, इट इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच सेपरेट एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच सेपरेट एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल cooled to very near temperature, cooled to temperature very near to, ऐसे लिखिएगा, cooled to temperature very near to absolute zero। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये मैटर की वो स्टेट्स होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। ये जो नाम रखा गया है ये बोस और आइंस्टीन, ठीक है, जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने इस स्टेट को, मतलब कि थोड़ा सा इसके बारे में भी स्टडी किया था। इसके 2 पेयर ऑफ साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनके बारे में ज़्यादा डीप में मैं नहीं पढ़ाऊँगा इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होती है, इसका मेन डिफरेंस क्या होता है, मतलब कि मेन इसका जो टॉपिक है, मेन हमारा जो मुद्दा है वो क्या है। ये ऐसी स्टेट होती है मैटर की, कौन सी स्टेट होती है, जब हम, ठीक है, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स को, ठीक है, कूल डाउन करते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर। अब एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब समझिए क्या होता है। एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब होता है 0 केल्विन,
ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो अगर कहीं पे आपको लिखा मिल जाए तो इसका मतलब होता है 0 केल्विन। टेम्परेचर की 2 से 3 यूनिट होती है बेसिकली। एक होती है डिग्री सेल्सियस, एक होती है केल्विन और एक होती है फ़ारेनहाइट। 3 स्केल, टेम्परेचर स्केल जब आप लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप लोग 3 यूनिट देखते हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे हम लोग अभी क्वेश्चंस भी करेंगे कि डिग्री सेल्सियस को कैसे केल्विन में चेंज करेंगे। फ़ारेनहाइट के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, केवल केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बारे में पढ़ेंगे आपके कोर्स में जो है, ठीक है। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है 0 केल्विन और इसका मतलब होता है -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये होता है। तो जब इतने टेम्परेचर पे किसी भी एटम को, मॉलिक्यूल्स को ठंडा किया जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वेव प्रॉपर्टी शो करने लगता है। इससे एक नई स्टेट मिलती है मैटर को जिसका नाम होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। इसका यूज़ हमारे नॉर्मल लाइफ में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेबोरेटरी में इसके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमको ऐसे स्टेट्स देखने को मिलती हैं, ठीक है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जैसी, ठीक है। तो यहाँ पर प्लाज्मा आप लोग समझ गए, ये एक हॉट आयोनाइज्ड गैस होती है जो कि कैसी होती है, जिसमें जितने नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, यानी निगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, जब सब एटॉमिक पार्टिकल को कूल डाउन करते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, तो हमको एक नई स्टेट मिलती है, यानी जो पार्टिकल्स होता है, मान लीजिए ये पार्टिकल है, ठीक है, ये कोई एटम है, इस एटम को जब हम लोग क्या करते हैं, कूल डाउन करते हैं, कूल करते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, एब्सोल्यूट जब जीरो टेम्परेचर यानी 0 केल्विन टेम्परेचर पे जब हम लोग इसको कूल करते हैं तो ये एकदम श्रिंक होने लगता है और श्रिंक होकर एकदम छोटा सा पार्टिकल बन जाता है और ये वेव प्रॉपर्टी शो करने लगता है। वहाँ पे जो स्टेट मिलती है मैटर की उसको बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। समझ में आ गई ना, 4th स्टेट एंड 5th स्टेट। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है इसका न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन होता है, एंड नेक्स्ट होता है लिक्विड हीलियम, इसके बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। इनके मॉलिक्यूल्स को जब हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे मतलब कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे जब हम लोग इसको कूल करते हैं तो ये क्या करते हैं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये 4th एंड 5th स्टेट समझ में आई होगी। तो अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं टेम्परेचर स्केल पे, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, वहाँ पे हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, एक होती है डिग्री सेल्सियस स्केल, एक होती है केल्विन स्केल, तो किस तरीके से हम लोग केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे किसी टेम्परेचर को, या फिर किसी टेम्परेचर को किस तरीके से हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन स्केल में चेंज करेंगे, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं टेम्परेचर स्केल पे, ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर कुछ टेम्परेचर स्केल के बारे में, थोड़ा सा टेम्परेचर, ठीक है, स्केल के बारे में। अब यहाँ पे जो स्केल होती है वो बेसिकली हम लोग 2 चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक 0 डिग्री सेल्सियस, एक डिग्री सेल्सियस एंड एक केल्विन, 2 यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हो, उसको कन्वर्ट करना है, आपको कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन में, या फिर कोई टेम्परेचर आपको केल्विन में दिया है, इसको कन्वर्ट करना है आपको डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो आप सभी लोग जानते हैं कि 0 डिग्री केल्विन इक्वल टू होता है 273 डिग्री सेल्सियस माइनस का, ये एक फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखना, मतलब कि एक वैल्यू होती है। अब अगर इसके स्टैंडर्ड फार्मूले की बात करें तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, ठीक है, इन सारे स्केल्स को चेंज करने का। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, इसको आप लोग स्टैंडर्ड एसटीडी करके या फिर स्टार इस तरीके से कई सारे बना के लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे और आप जैसे ही कॉपी में देखें ना वैसे ही आपको लगे हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आना जरूर है भाई। इससे हमेशा और हमेशा अगर मैटर इन अवर सराउंडिंग से टेम्परेचर स्केल पे क्वेश्चन देगा तो एक न्यूमेरिकल इसमें से ज़रूर देता है 2 नंबर में, ठीक है, और वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये स्टैंडर्ड फार्मूला याद होगा, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वो होता है डिग्री सेल्सियस, इसको बोलते हैं डिग्री, इसको बोलते हैं सेल्सियस,
इक्वल टू केल्विन माइनस 273.15 होता है। अब कैलकुलेशन के लिए अगर आप लोग 1 पॉइंट हटा भी, मतलब पॉइंट के बाद अगर समथिंग नंबर हटा भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको अप्रॉक्सीमेट आंसर देना होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग, ये हमारा होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले को आप लोग अगर लर्न कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा इस मतलब कि टेम्परेचर स्केल को कन्वर्ट करना, डिग्री सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से डिग्री सेल्सियस, यही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। इसी को आपको रटना है। तो यहाँ पे हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं रट ले, क्या लिख सकते हैं, रट ले, या फिर इंग्लिश वाले बच्चे लिख सकते हैं लर्न, ठीक है। बात समझ में आ गई, इसको जल्दी से नोट करिए। अब हम लोग देख लेते हैं इस पर क्वेश्चन। अब जैसे आपको क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू केल्विन स्केल, इनटू केल्विन स्केल, ठीक है। अब आपको इसमें मान लीजिए फर्स्ट पार्ट दे दिया, आपको दे दिया 300 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है। इसको आपको किस में, सॉरी 300, हाँ केल्विन स्केल में चेंज करना है ना। तो यह मान लीजिए आपको 300 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है टेम्परेचर, ठीक है। आपको किस में चेंज करना है, केल्विन में चेंज करना है, ठीक है। तो आप कैसे चेंज करेंगे, तो और सेकंड आपको दे दिया जाए, मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है, आपको इसमें किस में चेंज करना है, केल्विन में चेंज करना है, ठीक है। तो आप लोग किस तरीके से चेंज करेंगे, आपको ये स्टैंडर्ड फार्मूला रट गया, ये स्टैंडर्ड फार्मूला आप लोग उठाएंगे, क्या रखेंगे, आपको डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी है 300 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो डिग्री सेल्सियस दिख रहा है इसकी जगह पर आप क्या रखेंगे। मैं फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की जगह पर आप लोग क्या लिखेंगे, आप पहले सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला इस तरह लिखेंगे, वी नो दैट डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। इसको एक बॉक्स में बंद करेंगे, फिर लिखेंगे डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू दिया है 300, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस की जगह पर रख देंगे 300 माइनस का इक्वल टू केल्विन दिया हुआ है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, माइनस का 273 कर देंगे। अब केल्विन की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप क्या करेंगे, इस वाले टर्म को इधर लेके आएंगे। तो जब कोई टर्म इधर आएगा यानी कि बॉर्डर होता है, ये हमारा इक्वल क्या होता है, बॉर्डर, जब बॉर्डर के इस पर आएगा तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये माइनस में, जब इक्वल के इधर साइड आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 300 प्लस में 273। अब इनको जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ से जो आ जाएगा आपका आंसर वो आएगा 573 केल्विन। ये जो आपका टेम्परेचर आता है 573, ये आता है आपका केल्विन स्केल में, ठीक है। यानी कि आप 300 डिग्री टेम्परेचर को 573 केल्विन भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो मैं इसका सॉल्यूशन यहीं पे लिख देता हूं, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप लोग फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, डिग्री सेल्सियस की जगह पर आप क्या रखेंगे 25, इक्वल टू में केल्विन आपको पता करना है, माइनस 273 कर देंगे। अब जब आप इसको इक्वल को इधर लेके आएंगे तो केल्विन इक्वल टू हो जाएगा 273 प्लस का 25। अब आप इसको जब ऐड करेंगे तो 5 और 3 8 हो जाता है, 7 और 2 9 हो जाता है, एंड 8 2 रहता है। अब ये जो आ गया, ये कितना आ गया 298 केल्विन, यही हो जाता है आपका हाँ। तो लाइट के स्टूडेंट्स प्रॉब्लम हो गया था। अब देखिए यहाँ पे आंसर हो गया है आपका इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर आपको केल्विन स्केल में यानी डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हो तो इसको केल्विन में आप ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको पहले आप नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम लोग केल्विन में अगर टेम्परेचर दिया हो तो उसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे। ओके, जल्दी से नोट करिए इसको, वीडियो को पॉज करके। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ला 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 टिटिंग टिटिंग, ठीक है। जल्दी से नोट करिए पॉज करके वीडियो। हाँ, अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कन्वर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग हेडिंग डालिएगा, देखिएगा कन्वर्ट
following temperature into डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इस तरीके से लिखिएगा। और उसमें फर्स्ट पार्ट लिखिएगा आप लोग 373 केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग लिखिएगा 573 लिख लीजिएगा ऐसे, 573 केल्विन, ठीक है। ये तो टेम्परेचर आपको केल्विन में दिया है, किस में चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस में। वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगेगा, वही आपको रट लेना है एकदम। कौन सा, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273, ओके, है ना, यही होगा ना। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू तो निकालनी है, तो डिग्री सेल्सियस को ऐसे ही रहने देंगे। केल्विन क्या हो जाएगा 370, यानी अब केल्विन की जगह पर जो के लिखा हुआ है केल्विन, इसकी जगह पर हम लोग रखेंगे 373 माइनस का, ठीक है, 273। जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 100, और ये जो हमारा टेम्परेचर आएगा ये किस में आएगा, डिग्री सेल्सियस, ये किस में आएगा, सेल्सियस स्केल में आएगा, ध्यान रखिएगा, किस में आएगा, सेल्सियस स्केल में ये टेम्परेचर आएगा, यानी इसको हम लोग पढ़ेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन इससे देखिए यहाँ पे लिखने से पहले ये आप लिख जरूर देंगे कि वी नो डैट, आप ये जानते हैं, ऐसा तो है नहीं ये जानते नहीं, अभी मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे वी नो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273, ओके। अब देखिए सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, ठीक है, सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। इसका सेकेंड पार्ट दिया है 573 केल्विन, इसको आपको चेंज करना है किसमें, डिग्री सेल्सियस में। आप फिर से लिखेंगे अगेन वी नो डैट डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। तो यहाँ से आप डिग्री सेल्सियस की वैल्यू निकालनी है आपको, यहाँ से केल्विन की जगह रखेंगे 573 माइनस 273। तो यहाँ से जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डायरेक्ट 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे टेम्परेचर स्केल के बारे में, और समझ गए होंगे किस तरीके से हम लोग टेम्परेचर को कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेल्सियस से केल्विन एंड केल्विन से डिग्री सेल्सियस। ब्रह्मास्त्र है भाई साहब ये आपका, ब्रह्मास्त्र, समझ गए ना, ब्रह्मा जी का वरदान है ये। अगर आपको 2 नंबर में क्वेश्चन सॉल्व करना है टेम्परेचर स्केल से रिलेटेड तो इसको रट जरूर लीजिएगा, समझ गए, नोट करिए इसको। हाँ, अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी में बनते हैं, ठीक है, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है, हमारे सारे लेक्चर देखे हुए हैं, तो आई होप आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, मैं थ्योरी तो पढ़ा रहा हूँ अपने सारे लेक्चर में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस, यानी कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको शुष्क बर्फ भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं इसको, मतलब इसको शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको शुष्क बर्फ इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसकी खासियत होती है कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसको अगर हम लोग टेम्परेचर देते हैं या हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड, सॉलिड से डायरेक्ट किस में चेंज हो जाती है, गैसियर स्टेट में चेंज हो जाती है विदाउट चेंज इन लिक्विड फॉर्म। जैसे अगर मान लीजिए किसी भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस है, अगर आप लोग उसको हीट देते हैं, मान लीजिए वो अगर सॉलिड में है तो सबसे पहले वो लिक्विड फॉर्म में जाएगा, उसके बाद वो किस में जाएगा, गैस फॉर्म में जाएगा। यही तो इसका फॉर्मेट होता है। या फिर अगर गैस में है तो उसको प्रेशर से कंप्रेस करते हैं तो लिक्विड में आएगा और डायरेक्ट फिर लिक्विड से सॉलिड में जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। अब देखिए, मैंने अपना एक लेक्चर पढ़ाया था ना जिसमें हमने पढ़ाया था सब्लिमेशन की प्रोसेस, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि कुछ सब्सटेंस हमारे ऐसे भी होते हैं जिनको अगर हीट दिया जाए तो वो डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, सॉरी सॉलिड से गैस में चेंज हो जाते हैं विदाउट चेंज इन लिक्विड फॉर्म, यानी लिक्विड में चेंज हुए बिना ही। तो वो जो प्रोसेस कहलाती है सब्सटेंस के अंदर, वो प्रोसेस सब्लिमेशन कहलाती है। अब यहाँ पर जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके अंदर यही प्रॉपर्टी होती है कि जब उसको हीट दिया जाता है तो वो डायरेक्ट सॉलिड से सीधे गैस में चेंज हो जाती है, ठीक है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है। तो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, इसको लिख लीजिए जल्दी से। इसको ऐसे लिखेंगे कि
solid carbon dioxide is called dry ice because को शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, because when it heated then convert into gaseous state without change in liquid form, ठीक है, विदाउट चेंज इन लिक्विड फॉर्म। ओके, इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे इसका आंसर और आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख देता हूँ, यहाँ पे बोलेगा वाई डू वी कीप ईथर एंड एसीटोन एट कूल प्लेसेस, यानी ईथर और एसीटोन को कूल प्लेसेस पे यानी ठंडी जगहों पे क्यों रखा जाता है। तो मैंने बताया था एवोपरेशन जो होता है वो कॉज फील करता है, मतलब कि कूलिंग फील करता है। ठीक है, तो ये क्यों कूलिंग फील करता है, एवोपरेशन का थोड़ा सा प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर एवोपरेशन में क्या होता है, इसके पास लेटेंट हीट होती है। तो जो हमारी, जैसे मान लीजिए अगर हम कोई भी पेट्रोल डालते हैं या फिर कोई भी स्प्रिट डालते हैं तो हमारी हथेली को ठंडा ठंडा फील होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है कि एवोपरेशन क्या करता है, कूलिंग फील करवाता है। यानी कि जब हम उसको डालते हैं, ठीक है, तो वो जो हमारी बॉडी की, जो हमारी पाम की लेटेंट हीट होती है, जो हीट होती है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और एवोपरेट हो जाता है। तो वहाँ की हीट तो उसने क्या कर दी, गायब। इस वजह से क्या होता है, हमको कूल फील होता है। लेकिन यहाँ पे क्या रीज़न होता है, ईथर और एसीटोन को क्यों हम लोग कूल प्लेसेस पे रखते हैं, तो यहाँ पर ये क्या होते हैं, इनफ्लेमेबल होते हैं। यानी कि इनको अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिल जाए, ठीक है, तो ये क्या कर लेते हैं, फायर पकड़ लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। बस सोनी एटलीस्ट अगर इनको मतलब कि रूम टेम्परेचर दे दिया जाए, 25-27 डिग्री टेम्परेचर भी दे दिया जाए, रूम टेम्परेचर पे भी रखा जाए ना, तो ये क्या करते हैं, तुरंत फायर पकड़ लेते हैं। इस वजह से इनको क्या करते हैं, कूल प्लेसेस पे रखा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए कि ईथर एंड एसीटोन कीप एज कूल प्लेसेस, या फिर लिख सकते टेक्स एट कूल प्लेसेस because it is inflammable, and catch fire at room temperature, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं, ठीक है, किसमें, हमारे एग्जाम में, ठीक है, थ्योरी के क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बुक में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है यहाँ पर कि जो रबर बैंड होता है, आप क्वेश्चन लिखिए, अ रबर बैंड कैन चेंज इट्स शेप, कॉमा इट इज़ अ सॉलिड। आपसे बोल रहा है जो रबर बैंड होता है, जो आप लोग देखे होंगे जो बालों में लगाया जाता है रबर बैंड, चोटी बांधते समय, याद आया तो वो रबर बैंड जो होता है वो क्या सॉलिड फॉर्म में होता है, या फिर अगर उसको हम लोग खींचते हैं तो क्या वो अपनी शेप को चेंज करता है, तो हाँ, यस, वो अपनी शेप को क्या करता है, चेंज करता है। बट उसके पास क्या होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। अब आप बोलेंगे सर अगर उसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं, यानी उसके मॉलिक्यूल्स तो बहुत ही पास होते हैं, तो वो अपना शेप कैसे चेंज कर सकता है अगर वो सॉलिड है तो। अब क्योंकि आपने तो प्रॉपर्टी बताया था कि जो सॉलिड होते हैं उनके शेप, साइज़ और वॉल्यूम फिक्स्ड होते हैं, यानी कि उनके शेप को हम लोग इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। विदाउट टेम्परेचर हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, मतलब कि उनके शेप को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे तो हमने क्या किया, उसके शेप को चेंज कर दिया फोर्स लगा के। तो जो आपने फोर्स लगाया है ना, वो एक्चुअल में जो फोर्स लगा हुआ है उसकी जो शेप चेंज हुई है, तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है,
ठीक है। आप लोग 11th के स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है इलास्टिसिटी। क्या नाम है? इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी जब आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे कि इलास्टिसिटी क्या होता है। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इलास्टिसिटी की, यानी इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब किसी सब्सटेंस को, ठीक है, हम लोग फोर्स लगा के उसकी शेप को अगर चेंज कर देते हैं तो वो क्या करता है, जैसे ही हम लोग फोर्स को हटाते हैं वैसे ही वो अपनी शेप को वापस से रिगेन कर लेता है, यानी अपनी शेप में दोबारा आ जाता है। तो वो प्रॉपर्टी जो होती है उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग इलास्टिसिटी या फिर इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो रबर बैंड जो होता है ना, उसकी यही खासियत होती है कि इसके पास क्या होता है, इसके पास इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, यानी इसको हमने फोर्स लगा के खींच दिया तो इसने क्या किया, अपने शेप को चेंज कर लिया, और जैसे ही हमने फोर्स हटाया वैसे उसने क्या किया, जिस शेप में थी अपने वापस से उसी शेप को रिगेन कर लिया। ठीक है, तो वो होता है इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से। बाकी है ये क्या, सॉलिड ही। तो आप लोग इसमें आंसर में लिख लीजिए यस यस बिकॉज इट चेंज शेप अंडर फोर्स, इट चेंज शेप अंडर फोर्स। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा स्ट्रेस, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा स्ट्रेस। ये जब आप चैप्टर पढ़ेंगे ना 11th के अंदर तो वहाँ पे आप लोग समझेंगे स्ट्रेस का मतलब क्या होता है। एक टाइप की फोर्स होती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे ज़्यादा, वो आप लोग चैप्टर के साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा स्ट्रेस एंड आगे लिखिएगा बट रिगेन इट्स शेप, बट रिगेन इट्स शेप, ब्रैकेट में ओरिजिनल लिख लीजिएगा, ओरिजिनल शेप को रिगेन करती है। ठीक है, रिगेन इट्स शेप व्हेन दिस फोर्स इज रिमूव्ड। ठीक है, बट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप देन फोर्स इज रिमूव्ड। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए आपको कुछ क्वेश्चंस और दिए हुए हैं, जैसे आपको दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दिया है विच डज हैव अ सरफेस। ठीक है, विच डज नॉट हैव अ सरफेस। आपको फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच डज नॉट हैव अ सरफेस, ठीक है, ऑफ सॉलिड कॉमा लिक्विड, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, सॉलिड कॉमा लिक्विड एंड गैस। यानी यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपको 3 स्टेट दी हुई है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसमें कौन सी ऐसी स्टेट है मैटर की जिसमें सरफेस नहीं होती है। तो आपने देखा सॉलिड है, उसका शेप होता है, साइज होता है, वॉल्यूम होता है, यानी उसकी सरफेस भी होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कोई क्यूबिकल में, मतलब मैं अगर कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाता हूँ तो इसकी ये सरफेस हो गई, ये सरफेस हो गई, ये पूरी आपकी सरफेस हो गई, इसके पीछे एक सरफेस हो गई, यानी और ठीक है, अगर मैं क्यूबिकल बनाता हूँ तो उसके ऊपर वाली सरफेस हो गई, नीचे वाली सरफेस हो, यानी इसकी सरफेस होती हैं। अगर मैं लिक्विड की बात करूँ तो लिक्विड में क्या होता है, इस तरीके से मान लीजिए हमारा कोई कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये इस लिक्विड की सरफेस हो गई। ठीक है, तो लिक्विड में भी सरफेस होती है, लेकिन क्या आपने गैस को देखा है? जब आपने एयर को देखा ही नहीं है तो उसकी सरफेस को कैसे देख पाएंगे? ठीक है, आप उसको महसूस कर सकते हैं। तो कौन सी स्टेट्स होती है जिसकी सरफेस नहीं होती है? तो हमारी गैस, ठीक है, एक ऐसी स्टेट्स होती है मैटर की जिसके पास अपनी सरफेस नहीं होती है। तो आप क्या लिखेंगे, गैस कैन नॉट अ सरफेस। ठीक है, या फिर ऐसे लिखेंगे आप लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं डज नॉट होगा, यहाँ पे गैस डज, सॉरी डज नॉट होगा, यहाँ पे गैस डज नॉट अ सरफेस। गैस के पास क्या होती है, सरफेस नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? ये हो गया इसका आंसर। अब इसी तरीके से आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन बुक का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, आउट ऑफ द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्वेश्चन लिखिए, आउट ऑफ द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस which have minimum and maximum intermolecular force, which have maximum and minimum intermolecular force। आपसे बोल रहा है 3 स्टेट्स हैं। ठीक है, एक स्टेट है सॉलिड, एक है लिक्विड एंड एक है गैस।
आपसे बोल रहा है किसमें सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है और किसमें सबसे कम होता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम बताना है। तो भैया आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं? आपको जब हमने पढ़ाया था, आपने अगर हमारा पिछला लेक्चर देखा होगा, नहीं देखे तो भैया सबसे पहले उसको देखिएगा, नहीं ये समझ में नहीं आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ और ये तभी समझ में आएगा जब पिछले लेक्चर देखेंगे। पिछला लेक्चर देखना है, चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और फटाक से क्या देखिए, पिछला लेक्चर देखिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मज़ा आ रहा वीडियो में तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पे बोल रहा है 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो पीछे अगर हमने पढ़ाया होगा, आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे देखिए क्या हमने पढ़ाया था। यहाँ पे जब हमने बताया था स्टेट्स ऑफ मैटर, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाया था कि जो सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं एंड गैस होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स के बारे में आता है। तो सॉलिड होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स बहुत पास होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से क्लोजली बाउंड होते हैं। और जो हमारे लिक्विड होते हैं, इनके थोड़े से दूर होते हैं, और जो गैस होते हैं इनके बहुत दूर होते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इंटरमोलिकुलर एट्रैक्शन फोर्स, यानी कि ये क्या होते हैं, एट्रैक्शन फोर्स होता है इनके बीच में, जिसको हम लोग नाम देते हैं इंटरमोलिकुलर एट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। ओके, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही, तो यही सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें स्ट्रक्चर से, तो स्ट्रक्चर से ही हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो सॉलिड है इसका इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो क्या है, मैक्सिमम। यानी अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स किसका है, सॉलिड का, ठीक है। मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स किसका है, सॉलिड का। और अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम है हमारा गैस का, ठीक है। तो आप लोग लिख लेंगे मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स, एरो बना के सॉलिड, एंड मिनिमम किसका होता है, गैस का होता है, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, अगर मैं बात करूँ यहाँ से इंटरमोलिकुलर स्पेस की, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे बिल्कुल स्पेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लोजली बाउंड है। यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो अगर मैं मैक्सिमम और मिनिमम की बात करूँ, मैं मॉडरेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मॉडरेट में आती है लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो जब मैं अगर मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स की इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात करूँ, ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस हमारा सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैस में होता है, ठीक है। और अगर मैं मिनिमम की बात करूं, मिनिमम इंटरमोलिकुलर स्पेस, तो वो हमारा सॉलिड में होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक क्वेश्चन बनता है। तो ये हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड हैं। अगर आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चन हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो अगर कोई भी डाउट हो, ठीक है, आपको आपकी बुक से रिलेटेड या फिर हमारी वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना है, जल्दी से कमेंट में बताइएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं उसका आंसर आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में या फिर आपको लिंक के थ्रू, ठीक है, या फिर मैं PDF के थ्रू आपको भेज दूंगा। ओके, तो आज की सभा बस यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, इसी क्वेश्चंस के साथ, इसी लेक्चर के साथ आपका ये जो मैटर इन आवर सराउंडिंग का चैप्टर है ये हो जाता है क्लोज, ठीक है। तो आगे जब हम लोग मिलेंगे तो अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, अपनी नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय स्टूडेंट।